ज़रा इस सवाल को ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। 23 अक्टूबर का सवाल है, 22 अक्टूबर का है। और सवाल को ज़रा पढ़ करके इसको बांटने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सवाल का आंसर लिखा जाता है। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को न्यूज़पेपर डिस्कशन जनरली नहीं आता है। इस दिन हम लोग मेंस से रिलेटेड या फिर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ लाते हैं आपके लिए। आज हम लोग आंसर राइटिंग की बारीकियों को सीखेंगे। जब मैं सीखेंगे बोल रहा हूँ तो जब वीडियो एंड होगा तो निश्चित तौर पर आप कुछ सीख करके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरुआत सवाल से कर रहा हूँ, कॉपीज़ दिखाऊंगा, मॉडल आंसर दिखाऊंगा, किस प्रकार से लिखा जाता है, परफेक्ट आंसर आखिरकार कहते किसको हैं, और किस प्रकार से इंट्रो और कंक्लूजन लिखा जाता है। सवाल क्या है कि जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं, भारत इसका लाभ कैसे उठा सकता है। यह GS2 का सवाल है। GS2 में जनांकिकी लाभांश, जनसंख्या इत्यादि सवाल पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग के लिए कल मैंने दिया था GS2 में, ये सवाल परसों दिया था। जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। पहला हिस्सा क्या है इसका, यही है। पहला हिस्सा इसका यही है। इस सवाल में दो ही हिस्से थे क्योंकि बेसिक से बच्चे सीख रहे हैं। भारत इसका लाभ कैसे उठा सकता है, ठीक है। अब इस सवाल के आंसर को कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, मॉडल आंसर दिखा करके समझाऊंगा भी। एक और सवाल है, उसके बाद GS1 के कुछ सवालों पर चलेंगे, फिर मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। एक सवाल है कि ये पंचवर्षीय योजना जो है, 5 ईयर प्लानिंग जो है, इससे सवाल पूछा ही जाता है। दरअसल में भारत में नियोजन, अर्थव्यवस्था का नियोजन और प्लानिंग से एक सवाल पूछा जाता है स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स में, GS2 पेपर में। या तो पंचवर्षीय योजना पूछेगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी पूछा, या 15 वर्षीय प्लान पूछेगा, अमृत भारत मिशन 2047 पूछेगा। इस प्रकार के सवाल पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये सब क्या हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक नियोजन है। दीर्घकाल में लंबे समय के लिए हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उससे जुड़े हुए प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से बिल्कुल बेसिक से सवाल दिया था मैंने। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है, स्पष्ट करें कैसे विकास में अहम भूमिका निभाई है। 4 पेज का है ये, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, इंट्रो की शुरुआत करेंगे, पंचवर्षीय योजना है क्या, तो आप बता सकते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है इंट्रो में क्या लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी कॉपीज़ में दिखाऊंगा, मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था 5 वर्षों के विकास के लक्ष्यों के साथ 1951 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप कि भाई छोटा सा 2 लाइन का इंट्रो हो गया, या आप कुछ रिलेवेंट अगर लिख रहे हैं, जैसे कि भारत के समक्ष उस समय आज़ादी के पश्चात जो सामाजिक आर्थिक चुनौती थी, उसमें भारत के लिए ज़रूरी था कि भारत प्लान्ड वे में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। इसी प्लान्ड वे में आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को USSR से अपनाया गया था। ये 4 लाइन का इंट्रो हो गया, लेकिन ये भी सही इंट्रो है। इंट्रो हमेशा रिलेवेंट और छोटा और सटीक होना चाहिए। आधा पेज का इंट्रो नहीं लिखते हैं। उसके बाद से देखिए इसमें क्या सब है, भारत के विकास में कैसे अहम भूमिका निभाई है। अब इसी सवाल को 2 प्रकार से दिया जा सकता है। इस सवाल को एक प्रकार से ऐसे दिया जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक फैक्टर को केवल लिखेंगे। यहाँ पर भारत के विकास में पूछा है, तो विकास का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल आर्थिक विकास हुआ है भारत का पंचवर्षीय योजनाओं से। विकास का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो 5 ईयर प्लानिंग है, इससे भारत का सोशल, इकोनॉमिक, उसके बाद से पॉलिटिकल, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, हर प्रकार से हमारा विकास हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से हर प्रकार से विकास हुआ है। अब आर्थिक में आप क्या क्या डालेंगे कि भाई किस प्रकार से भारत में उद्योग धंधे लगे हैं, किस प्रकार से भारत में जॉब क्रिएशन हुआ है, पॉवर्टी कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट को इसने फेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इकोनॉमिक में आ जाएंगे। सोशल में क्या आएगा कि एजुकेशन बढ़ा है इसके तहत में। एजुकेशन के अलावा महिला समानता की हमने बात की है, लैंगिक समानता इसके द्वारा, गरीबी कम की है हमने, ये सोशल में भी आता है, इकोनॉमिक में भी आता है। इसके अलावा जातिगत चीज़ों को हमने कम करने का प्रयास किया है, असमानता को कम किया है, स्कूल कॉलेज गांव-गांव तक लेकर गए हैं। ये कुछ सोशल हो जाएगा। पॉलिटिकल में क्या क्या आ जाएगा कि देश की राजनीति जो है यह आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हुई है, जैसे डेवलपमेंट, जैसे जॉब,
जैसे गरीबी, जैसे असमानता, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस प्रकार के जैसे विकास, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी में भी योगदान है। और यह किस में आएगा? पॉलिटिकल में आएगा कि पॉलिटिक्स का भी समय के साथ में विकास हुआ है। साइंटिफिक में आ जाएंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हैं, कॉलेज लगे हैं, बहुत सारे हमने अचीवमेंट हासिल किए वैज्ञानिक तौर पर, तो ये सब किस में आ जाएगा? साइंटिफिक में आ जाएगा। जैसे हरित क्रांति की चर्चा भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है। हमेशा सवाल के बियॉन्ड जा कर के सोचना होता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। कई सारे ऐसे कॉपीज़ मेरे पास आए जब ये सवाल मैंने दिया है, ओवरव्यू ले रहा था मैं एक, तो उसमें कि बच्चों ने केवल इकोनॉमिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे सवाल में इकोनॉमिक पहलू नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि भारत का विकास कैसे हुआ। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा सामाजिक आर्थिक, सबसे बेसिक से शुरू कीजिए हमेशा, सबसे बेसिक। अगर कोई डायमेंशन नहीं मिल रहा है किसी सवाल में, इस प्रकार के सवाल में, तो हमेशा ही देखिए कि सामाजिक पहलू इसका क्या हो सकता है, आर्थिक क्या हो सकता है, राजनीतिक क्या हो सकता है, ये तो आप कम से कम निकाल ही सकते हैं। सांस्कृतिक या धार्मिक या साइंटिफिक पहलू अगला चौथा हो सकता है। तो ये चार तो आपके पास में होना ही चाहिए सवालों में आगे बढ़ने के लिए, निबंध में भी आगे बढ़ने के लिए। अब मैं आपको कॉपीज़ दिखाता हूँ कुछ बेसिक से GS1 के जो आसान से सवाल होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, ताकि बिल्कुल जो ग्राउंड से शुरू कर रहे बच्चे उनके लिए भी सही हो। देखिए आज का पहला आसान सवाल कौन सा, लिखने का प्रयास भी आप कीजिएगा। कॉपी जिनकी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम वगैरह ले रहा हूँ, बस बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर के आया हूँ, ताकि बता दूँ कि कहाँ कहाँ पर कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। देखिए सवाल क्या है, ये सवाल तो आपको भी आता होगा, भले ही आपने आज तक लिखने का प्रयास नहीं किया होगा तो लिख नहीं पाएंगे। क्या आपको असहयोग आंदोलन नहीं पता है? क्या पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की होगी उन्हीं को केवल नहीं पता होगा, नहीं तो पता है आपको। अब उस पर आपको लिखने के लिए दिया गया है। मैं तो इसमें शॉर्ट आंसर में देता हूँ, लेकिन यह लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 1850 से लेकर के 1947 तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उसी में से गांधीवादी आंदोलन का एक दौर होता है बंधुओं, 1915 से, जब गांधी जी वापस भारत आते हैं। इससे पहले भी आए थे भारत, लेकिन वापस 1915 में वो मूल रूप से अफ्रीका से आ जाते हैं। यहाँ से लेकर के 1947 तक में 4 बड़े आंदोलन है गांधीवादी। एक है असहयोग आंदोलन, एक है समन्वय आंदोलन, उसके अलावा एक कौन सा है, एक है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और एक 2 छोटे छोटे हैं खेरा, चंपारण, ये सब जो है ये भी एक आता है। ये जो 4-5 आंदोलन हैं, इनमें से एक सवाल की गारंटी होती है, पूछा ही जाएगा, निश्चित होता है पूछा ही जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जिससे गांधी से जोड़ के पूछ लिया जाता है, जो गिरमिटिया मजदूर के बारे में एक बार सवाल पूछा गया है BPSC में। तो गिरमिटिया हो गया, या फिर ये जो मुद्दे हो गए 5, इनमें से गारंटेड होता है पूछा ही जाएगा। क्या आपने नहीं पढ़ा है? गिरमिटिया के अलावा आपने सब टॉपिक पढ़ा होगा। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। अभी भी आप केवल सुन के रह जाएंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे। देखिए एक बच्चा है जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है, मैं हमेशा कॉपी पर लिखता हूँ अच्छा प्रयास किया है आपने, प्रयास ही मायने रखता है। एक बहुत अच्छा सा रील देखा मैंने, तो सोच रहा हूँ आपको बता ही दूँ। जो आर्मी मैन होते हैं ना, आर्मी मैन होते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है एक्सरसाइज करने के लिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। बहुत ही सुंदर सा रील देखा, आपको सोच रहा बता दूँ, अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। मोटिवेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई सुबह उठ के दौड़ने जाना है, उसके लिए मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हैं, कोई मोटिवेट कर रहा है कि उठो दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है उनके जीवन में? 2 ही चीज़ होता है, एक होता है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी का जन्म होता है। डिसिप्लिन नहीं है तो कंसिस्टेंट आप हो ही नहीं सकते हैं, आप में जरूर गैप हो जाएगा। डिसिप्लिन सबसे मस्ट होता है जीवन में। अनुशासन, क्या होता है अनुशासन? अपने ऊपर शासन करना अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब होता है आपके 6 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जब जिस चीज़ का आपका इच्छा हो, उससे ज़्यादा जो आपके दिमाग में जो सही चीज़ लग रहा है वो आप करें। अनुशासन, अपने ऊपर शासन। तो आर्मी मैन जो होते हैं ना, उनके पास 2 ही चीज़ होती है, एक होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। इसी के बदौलत जो है वो डेली सुबह में वो 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करना है, दौड़ने जाना है, ड्रिल करना ही करना है। कोई उनको इसके लिए मोटिवेट नहीं करता है। पता है क्यों? एक चीज़ होता है उनके दिमाग में ना,
कि यही चीज़ जान बचाएगा आपकी। इसके अलावा दुनिया का कोई मोटिवेशन, कोई शिक्षक, कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटोर, कोई ट्रेनर, कोई जान नहीं बचाएगा आपकी। कोई हथियार, हो सकता है हथियार काम आए, लेकिन जान यही चीज़ बताएगा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वो इसको छोड़ देंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। यही चीज़ स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, आपको भी यही चीज़ करना चाहिए। कई सारे बच्चे आंसर राइटिंग में जुड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक आंसर लिखा एक सप्ताह में, फिर अगले सप्ताह में भेज रहे हैं, आज बीमार हैं, आज घर में कोई आ गया, मेहमान हैं, ये है वो है, लाख आपके पास हो सकता है। अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया इसलिए नहीं शुरू किया। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? जनवरी में जा कर के। फिर आंसर राइटिंग कब करेंगे? उसके बाद से पीटी की तैयारी में लग जाएंगे। गया आपका साल। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है ना, सेल्फ मोटिवेटेड, तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप गिव अप कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कठोर होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो यही मैं बता रहा था, प्रयास की मैं बात कर रहा था। देखिए इन्होंने प्रयास किया है अच्छा, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या है सवाल? असहयोग आंदोलन के कारण। पहला हिस्सा कारण। पहला कीवर्ड क्या है? असहयोग आंदोलन। कीवर्ड है पहला हिस्सा है कारण, और परिणाम दूसरा हिस्सा सवाल का, ये परिणाम है। असहयोग आंदोलन कीवर्ड का कारण और परिणाम, 3 कीवर्ड निकाले, स्पष्ट कीजिए। बिहार में, चौथा आ गया कौन सा? बिहार में आ गया तीसरा आ गया बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रसार किस प्रकार से हुआ। अर्थात इसमें क्या क्या है? इसमें 4 मुख्य रूप से पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। एक तो असहयोग आंदोलन हो गया, उसी के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है? पहले कारण लिखना है, फिर परिणाम लिखना है, फिर आपको लिखना है कि बिहार में इसका प्रसार। किसी भी बुक में खोलेंगे, केबीसी नैनो ही खोल लीजिए, आपका कोचिंग में जो पढ़ाएगा उसी को खोलिए। इसमें 3 चीज़ है, कारण लिखा हुआ है, परिणाम लिखा हुआ है और प्रसार लिखा हुआ होगा। ये 3 चीज़ों को आपको आंसर में लिख देना है, आपका आंसर राइटिंग हो गया। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ज़रा इसको समझते हैं कि इंट्रो इसका कैसा लिखा है इन्होंने, और क्या इसका सही इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो में इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। सही लिखा है क्या इन्होंने? हाँ सही है ये इंट्रो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है गलत। इसकी जगह पर कोई और कुछ लिख सकता है कि 1919 एक्ट के और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात से उपजी असंतोष के कारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। हो गया इंट्रो, हो गया भाई 2 लाइन का इंट्रो। आप इसमें असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, कैसे चलाया गया, सब कुछ अगर लिखने लग जाएंगे आधे पेज का, तो वह इंट्रो नहीं होता है। एग्जामिनेशन में इंट्रो से ज़्यादा मुख्य हिस्सा लिखने का मार्क्स दिया जाता है। 1 लाइन का भी लिखेंगे ना यहाँ पर कि गांधी जी के द्वारा 1919 ईस्वी में अनेक कारणों से असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। कारण निम्नलिखित हैं, पहला कारण, दूसरा कारण, हो गया, शुरू हो गया। इंट्रो यही है। तो बच्चे पूछते हैं कि इंट्रो कैसे लिखना है। सबसे बेसिक होता है, जो पूछा गया है उसके बारे में 2 लाइन की जानकारी देते हुए आप शुरू कर लें तो वह इंट्रो हो जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, अभी मैंने आपको सवाल दिया, पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, यह बस लिख दीजिए कि आज़ादी के पश्चात सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भारत के लिए बहुत ज़रूरी था कि किसी प्लान्ड वे में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जाए। इसी के कारण से यूएसएसआर से हमने सीखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। बस हो गया। या यही लिख दीजिए कि भारत के अर्थव्यवस्था को नियोजित रूप से आगे बढ़ाने के लिए 1950-51 जब भी शुरू हुआ है, देख लीजिएगा, फैक्ट मुझे इतने नहीं याद रहते हैं, पंचवर्षीय योजना को यूएसएसआर की अवधारणा से सीखते हुए हमने शुरू किया था। हो गया, हो गया भाई। और कोई इंट्रो आप लिख सकते हैं, 2 लाइन छोटा इंट्रो लिखिए, मुख्य हिस्सा में सबसे ज़्यादा लिखिए। क्यों मैं छोटा बोल रहा हूँ? एकमात्र कारण है, एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम और पेज दोनों ही कम पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा छोटा लिखना चाहिए। मुख्य हिस्सा में आप अच्छा लिखिए जो पूछा गया उसको, फिर निष्कर्ष भी 2 लाइन का
लिखिए आशावादी निष्कर्ष। देखेंगे उसको भी हम लोग। कारण क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने पहला कारण दिया है, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट इन्होंने दिया है। तीसरा खिलाफत आंदोलन इन्होंने दिया है। चौथा क्या दिया है? ब्रिटिश का आर्थिक शोषण, ये भी सही दिया है। ये 4 इन्होंने कारण बताए हैं। अब जरा पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने सही लिखा है। क्या स्टेटमेंट बनाने का तरीका आपका भी ऐसा ही है? क्या सही लिखते हैं आप? 1919 में अमृतसर में ब्रिटिश सैनिक जनरल डायर द्वारा निहत्थे भारतीयों की बर्बर हत्या ने पूरे देश को आक्रोश में ला दिया। ठीक है भाई, टूटा फूटा लैंग्वेज है, लेकिन ठीक है, फ्लो नहीं बन रहा है, एक फ्लो नहीं बन रहा है पढ़ने में, एक तारतम्यता नहीं बैठ रही है। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा, दूसरा इन्होंने लिखा रॉलेट एक्ट, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा के हिरासत में रखने का अधिकार दिया जो 1919 में लागू के बाद हुआ भी नहीं इन्होंने लिखा, दिया गया भी नहीं लिखा इन्होंने, ये भी नहीं लिखा। जिससे राजनीतिक असहमति को दबाया, जिसने यहाँ पर जिसने होगा, जिसने राजनीतिक असहमति को दबाया और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया, सीमित करने का प्रयास किया। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? फ्लो जरूरी होता है। पढ़ते टाइम आंसर चेक करते समय अगर ऊपर से नीचे में चला गया, मुझे पता भी नहीं चला, वो सबसे बेस्ट आंसर होता है। नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया, ये आपको लिखने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कैसे होगा? बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, प्रयास से ही होगा। रेगुलर लिखेंगे तो महीने भर में ये सुधार हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, अतः युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। इसके बाद इनको एक लाइन में ये लिख देना चाहिए था कि तुर्की के प्रति कठोर रवैया क्या अपनाया? साम्राज्य हड़प लिया गया, शासन सत्ता खत्म कर दिया गया, ये इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये सवाल का जो पॉइंट है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अधूरा छूट रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? जब मैं कॉपी पर रिमार्क देता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसका मतलब यही होता है कि जो आप लिख रहे हैं ना, उसमें कोई अगर ऐसा चीज़, स्टेटमेंट या ऐसा कोई शब्द आ रहा है जिसके बारे में नहीं पता है, तो कृपया उसके बारे में बता दें। जैसे यहाँ पर है, ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। क्या अपनाया? एक लाइन में लिख दीजिए कि साम्राज्य खत्म कर दिया गया और जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा शासन सत्ता था ऑटोमनों का, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, है ना। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा स्टेटमेंट। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के अवसर के रूप में देखा। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने, बिल्कुल सही देखा इन्होंने, बहुत सही लिखा है। अगला देखिए क्या है, और ब्रिटिश का आर्थिक शोषण। महंगाई बहुत बढ़ गई, खाद्यान्नों की भारी कमी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया तथा लोग करों के बोझ तले दब गए। अब यहाँ पर यह भी नहीं मेंशन किया कौन से कर भाई, ऐसे क्यों महंगाई बहुत बढ़ गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ हुआ था क्या? औद्योगिक उत्पादन क्या कम हो गया था क्या? वास्तविक तौर पर कम हुआ था क्या? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो औद्योगिक उत्पादन कुछ बढ़े भी थे, क्योंकि युद्ध में सप्लाई करना था ढेर सारा। इसके जगह पर आप लिख सकते थे कि भाई भू राजस्व इत्यादि की चर्चा कर सकते थे, या फिर अगर आपने कर की चर्चा की है तो आपको बताना चाहिए था कि कौन से कर। जब मैं बोलता हूँ एवैल्यूएशन के दौरान आपकी कॉपी पर लिखता हूँ कि कृपया बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण सहित लिखिए, तो उसका मतलब यही होता है कौन से कर, क्यों भाई महंगाई बहुत बढ़ गई थी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते तो परफेक्ट हो जाता है। 1 से 2 लाइन ही यहाँ पर लिख देते तो भी यह पूरा हो जाता। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। बहुत सही लिखा है इन्होंने। असहयोग आंदोलन पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। इसके बाद इनको लिखना चाहिए था कि कैसे भाई कहाँ कहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रसार देखा गया। जैसे दक्षिण में अगर कोई नाम याद है कि दक्षिण में इन्होंने चलाया, बिहार में इन्होंने चलाया, पंजाब में इन्होंने चलाया, तो उनका नाम बस एक एक मेंशन कर देंगे। कुछ नेताओं के नाम ऊपर से नीचे तक, गांधी जी का भी नाम नहीं कहीं मेंशन है। तो आपको समझना चाहिए कि क्या कमी है इस आंसर में, है ना। समाज के हर वर्ग यथा कृषक, शहरी, ग्रामीण, पुरुष, महिला, छात्र, बुद्धिजीवी इत्यादि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। हाउ? आधुनिक राजनीति का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या है आधुनिक राजनीति? तो यही बता देते यहाँ पर कि बांटो और राज करो की नीति से परिचित करवाया।
है ना। या फिर ये बता देते कि असहयोग की शक्ति और जनशक्ति का परिचय करवाया। यहाँ पर कुछ तो आपको लिखना चाहिए था ना, कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। हाउ फिर से आ जाएगा, कैसे कैसे कुछ तो लिखिए कि भाई कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए, कुछ ऐसे नेता शामिल थे क्या, कुछ मुस्लिम नेता के नाम लिख दीजिए। अगर गांधी जी ने कोई ऐसे कार्यक्रम किए, कोई उनका स्टेटमेंट है, कोई कथन है, तो उसको ज़रा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्या यह लॉन्ग फॉर्मेट का है? देखते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट है कि शॉर्ट फॉर्मेट। अगला देखिए क्या है, इसमें गांधीवादी तरीकों की प्रभावशीलता को साबित किया, जिसमें अहिंसक विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा शामिल थी। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। सत्याग्रह की अवधारणा पूरे देश में फैल गई। सत्याग्रह की अवधारणा पूरे देश में फैल गई, सत्याग्रह की अवधारणा। और इसी के तहत इन्होंने एक और पॉइंट लिखा था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि असहयोग आंदोलन पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, इसी के एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ा देते कि सत्याग्रह की अवधारणा पूरे देश में फैल गई थी। सत्याग्रह क्या होता है उसको भी लिख सकते थे यहाँ पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है बिहार में, और यह इन्होंने परिणाम लिखा है इसका। परिणाम के बाद यहाँ पर आ गई है बिहार में असहयोग आंदोलन का विस्तार विभिन्न रूपों में हुआ, जिसमें से छात्र, शिक्षक, वकील, सरकारी संसाधनों का बहिष्कार इत्यादि इत्यादि इन्होंने बोला है। ठीक है भाई, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा, कहाँ पर किया गया? कुछ नेताओं के नाम तो लिखना चाहिए था ना कि कौन कौन से नेता शामिल थे बिहार के, कहाँ कहाँ पर हुआ। तो जगह तो मेंशन किया भी है, लेकिन नेताओं का नाम एक भी इन्होंने नहीं लिखा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। सामूहिक बहिष्कार और विरोध किया गया। मुंगेर, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में हड़ताल और बहिष्कार किए गए। किसान और श्रमिक वर्ग की भागीदारी, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों ने, पहला नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा है। जब भी इस तरह के कोई स्पेशल नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन अवश्य किया कीजिए, जिस पर ध्यान जाए अचानक से। छपरा में राहुल सांस्कृतायन जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार पर आ गए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। ओवरऑल अगर इस आंसर को देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही बेहतर किया है। कुछ बच्चे तो ये भी नहीं लिख पाएंगे भाई, अच्छे खासे समय से तैयारी कर रहे बच्चे भी ये नहीं लिख पाएंगे। क्या क्या कमी है? पहला कमी क्या है? स्टेटमेंट बनाने में कमी आती है, जो सीख जाएंगे लिखते लिखते। दूसरी कमी क्या है? जब भी आप किसी चीज़ को अधूरा छोड़ते हैं पॉइंट्स को, तो वो आपके खिलाफ जाता है। हमेशा जहाँ पर मैंने हाउ लगाया है, व्हाट लगाया है, व्हाई लगाया है, वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से आपका स्टेटमेंट अधूरा छूट रहा है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जिन्होंने मेंस दिया उनके साथ भी होता है ये चीज़। आप ये गलती ना करें, कृपया करके ये सब गलती ना करें, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाएं। चलिए एक और देखता है आंसर, उसके बाद से मॉडल आंसर पर चलेंगे। देखिए सवाल क्या है, और ये बिल्कुल नए स्टूडेंट का कॉपी है, बिल्कुल नए नए स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का उदय क्यों हुआ, तथा किसी दो क्रांतिकारी घटनाओं की चर्चा कीजिए। पहला इस आंसर में क्या सुधार करना है? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका कि बहुत सुंदर होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, जो इनका है भी पढ़ने लायक है। लेकिन होता क्या, मैं 2 मिनट के समझा देता हूँ, वीडियो लंबा होगा क्योंकि एज यूजुअल मुझे डिटेल बताना है। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से लिखना होता है 20 सवाल। तो अगर यहाँ पर भी आपका पढ़ने लायक नहीं होगा, खूब सुंदर नहीं होगा, तो वहाँ पर जाके तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर आप सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, कम समय में लिखें, जिससे जब एग्जामिनेशन में आपको तेज़ लिखें तो तेज़ में भी आपकी हैंड राइटिंग खराब होते होते भी पढ़ने लायक रहे। अगर यहाँ पर भी अच्छा नहीं होगा तो वहाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। 5 से 6 मिनटों में ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको एक शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम में लास्ट के समय में, जिसमें खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे कि क्या लिख रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, पहला क्या है? पहला कीवर्ड है क्रांतिकारी आंदोलन, कीवर्ड 1। दूसरा है प्रथम चरण, दूसरा कीवर्ड है क्या उदय क्यों हुआ, तीसरा कीवर्ड है, कीवर्ड ढूंढ रहे हम लोग, तथा किसी दो क्रांतिकारी घटनाओं, यह हो गया चौथा कीवर्ड की चर्चा कीजिए। तो 4 कीवर्ड्स इसमें से निकाले हमने, जिसके इर्द गिर्द हमारा आंसर होना चाहिए। उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन मार्क्स कम हो जाएंगे। देखिए इन्होंने क्या शुरुआत किया है, इंट्रो क्या लिखा है इन्होंने, और उसके बाद से मॉडल आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिन्हें मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा है।
कुछ भी गलत नहीं है इस इंट्रो में, परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है भाई। पहला चरण 1907 से 1917, इन्होंने 1917 गलत लिख दिया है, इस प्रकार से लिखते हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया इन्होंने। खैर चलिए आ जाते हैं। तक चला मुख्य रूप से तात्कालीन राजनीतिक माहौल से असंतोष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक सीधी कार्रवाई की इच्छा के कारण उभरा। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। क्या 1907 से 1917 तक प्रथम चरण चला है क्या? हाँ, अलग अलग स्रोत में अलग अलग जगह दिए जाते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन 1897 में रैंड बंधुओं ने चापकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की थी, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद से अभिनव भारत का गठन करते हैं विनायक दामोदर सावरकर, जो आपका क्रांतिकारी में ही आता है, वो भी 1904 के आसपास में ही गठित किया जाता है। तो ठीक है, एक सुटेबल जो टाइम पीरियड माना जाता है 1907 से 1917 के दौरान का ही माना जाता है, जिसमें मुजफ्फरपुर कांड होता है और इसमें कांग्रेस विभाजित हो जाती है। कांग्रेस विभाजन के पश्चात ही हम लोग मानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता है, और जब तक कांग्रेस विभाजित रहती है तब तक ही चलता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से विलय हो जाता है, मुस्लिम लीग भी एक हो जाती है, जिसके कारण से फिर क्रांतिकारी आंदोलन दब जाते हैं और गांधी जी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इन्होंने सही लिखा है, इन्होंने सही लिखा है। क्या सुधार करना है? सीधी पंक्ति में पहली बात तो लिखनी है आंसर को हमेशा सीधी पंक्ति में लिखते हैं, पंक्तियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उदय का मुख्य कारण मुख्य धारा की राजनीति से मोहभंग, बिल्कुल सही लिखा है। सरकार का दमन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, आपसी असहमति, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्या? सांस्कृतिक उदय भी हो सकता है, सांस्कृतिक उदय हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मुख्य राजनीति, हाँ ये तो सही लिखा है उन्होंने। देखिए क्या है, मुख्य धारा की राजनीति से मोहभंग। जब आप इस तरह के चीज़ें लिखते हैं ना, तो इसके ठीक अगले लाइन से लिखिए, वो ज़्यादा सही रहता है, ताकि आपका हेडिंग जो है वो स्पष्ट दिखे, आपका जो हेडिंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखे। कोशिश किया कीजिए कि अगले लाइन से लिखें, इसके ठीक नीचे से यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से डाल करके, ठीक है। कृपया करके स्टार, हैश इत्यादि वगैरह अपने आंसर में ना बनाएं, वो बीपीएससी अलाउ नहीं करती है। कई युवा राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदारवादी तरीकों से निराश हुए, और उसके बाद इन्होंने सरकार का दमन के बारे में लिखा है, और इन्होंने स्टेटमेंट भी सही बनाया है। लेकिन इसका आंसर में कमी जो है वो मैं बताता हूँ आपको। ये आंसर किताबी भाषा में लिखा गया है, हेल्प लिया है इन्होंने, बहुत सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप देख करके लिखते हैं या इंटरनेट का हेल्प ले करके लिखते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये नहीं करना है कि एआई पर क्वेश्चन डाला और आ गया और लिख दिया, ये नहीं करना है। पहले सोचना है, खुद से प्रयास करना, फिर किताब पढ़ना है, फिर आप इंटरनेट से पढ़िए, उसके बाद से खुद से लिखने का प्रयास करना है। लिखना खुद से ही है, कहीं से चेपना नहीं है। सरकार का दमन इन्होंने लिखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर क्रूर दमन, जिससे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इत्यादि इत्यादि इन्होंने लिखा है। इनका स्टेटमेंट भी सही, अर्थात कारण जो है ये इन्होंने सही लिखा है, स्टार वगैरह नहीं बनाना है। उसके बाद से देखिए सवाल का अगला हिस्सा क्या था कि किसी दो क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा कीजिए। किसी दो क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करना था। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है कि किसी दो क्रांतिकारी घटनाओं की चर्चा कीजिए। तो कारण के बाद से आप लिख देंगे कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ पर लिख देंगे, जैसे इन्होंने नाम लिखा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम षड्यंत्र, गदर आंदोलन इत्यादि हुआ। उसके बाद से हेडिंग बना करके दो प्रमुख घटनाएं, पहली घटना और दूसरी घटना लिखेंगे। अंत करने से पहले 2 से 3 लाइन में कोशिश करेंगे कुछ परिणामों की चर्चा कर दें, उसके बाद से अंत कर देंगे। तो ये होता है आपका कंप्लीट आंसर। इनका आंसर अधूरा है, आप कोशिश कीजिएगा इसको लिखने की। अब जरा मॉडल आंसर एक देखते हैं, जो सबसे शुरुआत में मैंने GS2 का सवाल दिया था, जनांकिकी लाभांश। बहुत ज़रूरी है उसका मॉडल आंसर देखना, क्योंकि आपको उसी प्रकार से लिखने का प्रयास करना है। जो आपको मैं मॉडल आंसर दिखा ही देता हूँ, तो आपको एक चीज़ का एहसास होना चाहिए। किस चीज़ का एहसास होना चाहिए? कि मुझे कितना पढ़ना बाकी है और क्यों डेली पढ़ना है, क्यों ढेर सारा मुझे पढ़ना है, ये आपको एहसास होगा जब आपको मैं मॉडल आंसर दिखाऊंगा। किस चीज़ की कमी होती है, जनांकिकी लाभांश में क्या क्या लिखेंगे, एवं भारत के लिए अवसर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिरकार होता क्या है, जनांकिकी लाभांश क्या है। सवाल देखिए क्या है, सवाल देखिए क्या है, फिर से सवाल दिखाता हूँ मैं, पढ़िए ढंग से, वीडियो लंबा जा रहा है, क्या कर सकते हैं। जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले यही लिखेंगे क्या है ये, सबसे पहले यही लिखिए क्या है।
तो भाई 15 से 64 वर्ष की आयु तक का जो काम करने वाला आयु वर्ग होता है वो अगर किसी देश में ज़्यादा है तो जनांकिकी लाभांश वहाँ पर ज़्यादा है, उसमें भी युवा आबादी अगर ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा है भाई, और अगर कहीं पर कम है तो यानी कि जनांकिकी लाभांश वहाँ पर कम है। जैसे जापान का उदाहरण दे सकते हैं। यंग जनरेशन भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में खूब सारे यंग जनरेशन पाए जाते हैं। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जगह हो गए। तो जनांकिकी लाभांश क्या है ये आपने लिख दिया। उसके बाद से क्या लिखेंगे, भारत इसका कैसे लाभ उठा सकता है, ये हेडिंग बनाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद से लिखेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट लिख देंगे या एक छोटा सा पैरा में लिख देंगे आप। उसके बाद से हेडिंग बनाएंगे भारत इसका कैसे लाभ उठा सकता है, भारत कैसे लाभ उठा सकता है। उसमें फिर पॉइंट्स में लिखते जाइए कि भारत को क्या क्या करना चाहिए जिससे भारत इसका लाभ उठा सकता है। उसके बाद से एंड करेंगे निष्कर्ष लिखते हुए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा आंसर अब, जिससे आपको ये महसूस होगा कि कितना सारा मुझे पढ़ना बाकी है, कितना सारा डेटा और ये सब मुझे नहीं पता है। जनांकिकी लाभांश से तात्पर्य एक देश की जनसंख्या संरचना में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न आर्थिक वृद्धि की संभावना से है। क्या है भाई, तो जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना गुरु जहाँ पर आपको डेफिनेशन शब्द बाय शब्द याद रखने होते हैं। एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और दूसरा कौन सा है, तो वो है इकोनॉमिक्स। क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में आप अपने शब्दों में परिभाषा लिखेंगे, इसका स्कोप थोड़ा सा कम होता है क्योंकि परिभाषा बिल्कुल बंधा हुआ होता है। अगर आप इसमें परिवर्तन करते हैं तो आपका गलत हो जाता है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से तात्पर्य एक देश की जनसंख्या संरचना में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न आर्थिक वृद्धि की संभावना से है, जिसमें कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 की आबादी आश्रित बच्चे, छोटे बच्चे और वृद्ध की तुलना से अधिक होती है। यानी कि कार्यशील आयु 15 वर्ष से छोटे के बच्चे 14 साल तक वो आश्रित जनसंख्या होती है। क्या आप आश्रित में हैं? नहीं है आप आश्रित में। और 64 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो वृद्ध होते हैं वो भी आश्रित में होते हैं। सरकार पर आश्रित होंगे या तो फिर किसी और पर आश्रित होंगे। सरकार पर आश्रित का मतलब या तो पेंशन भोगी होंगे या तो फिर किसी और पर आश्रित होंगे। तो ये दोनों वर्ग जो होता है ये देश की इकोनॉमी के लिए कार्यशील आयु में नहीं आते हैं। काम करने का आयु 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक निर्धारित की गई है। ये क्लियर है। यह लाभांश शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, यहाँ से आप पैरा चेंज भी कर सकते हैं। इंट्रो के बाद छोटा सा पैरा चेंज करके लिख सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार जैसी नीतियों के माध्यम से उत्पादकता, बचत, निवेश की बढ़ावा देकर के जीडीपी में योगदान देता है। पूर्वी एशियाई देश जैसे दक्षिण कोरिया ने इस लाभांश का उपयोग कर एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जहाँ इसने जीडीपी वृद्धि दर को 2 से 3% तक बढ़ाया, गुना कर लिया। ये कहने का मतलब है इसका। यह इसका इंट्रो हो गया। इंट्रो में यहाँ के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। परिभाषा के बाद से पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। उसके बाद से लिखिए यह लाभांश शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार इत्यादि इत्यादि जो लिखा हुआ है। उसके बाद से हमने हेडिंग बनाया भारत की वर्तमान जनसंख्या स्थिति। उसके बाद से हमने यहाँ पर लिख दिया कि भारत में क्या क्या है, अभी फर्टिलिटी रेट कितना है, भारत में कितनी आबादी है जो कार्यशील है, दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा है, इत्यादि इत्यादि आपको लिखना पड़ेगा। वर्तमान में लगभग 67% आबादी 15 से 64 वर्ष के कार्यशील वर्ग में है, जबकि 26% 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं मात्र 7% 65 वर्ष अधिक के वृद्ध भारत में मौजूद हैं। फर्टिलिटी रेट भी हमने लिख दिया और सारा हमने लिख दिया। महिला श्रम बल भागीदारी, पुरुष श्रम बल भागीदारी, हर चीज़ का मेंशन यहाँ पर कर दिया गया है। एक सेकंड रुक जाइए। अगर आपको अपनी स्थिति लिखनी होगी, अगर आपको अपना आकलन करना होगा जो यहाँ पर हमने किया है भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी की स्थिति, तो हम हमेशा कंपेयर करेंगे। आपके मार्क्स आए हैं, अधिक आए हैं या कम आए हैं, इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा दूसरों से। तो हमने किससे किया है, हमने कुछ विकसित देशों से आंकड़ों के जरिए कर करके यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमने लिखा प्रक्षेपण एवं संभावनाएं लिखी हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या कब हो सकता है। अब आगे इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मॉडल आंसर है तो मुझे हर चीज़ डेटा देना पड़ता है ताकि वो आगे के लिए तैयार कर पाएँ। भारत इससे कैसे लाभ उठा सकता है, तो शिक्षा कौशल विकास करना पड़ेगा, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार, महिला भागीदारी वृद्धि करनी पड़ेगी, उद्यमिता और नवाचार की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर हमने निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष 2 लाइन का भी लिख सकते हैं, 4 लाइन का भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्मेट में है तो ही 4 लाइन में जाएं, नहीं तो 1 लाइन 2 लाइन में निष्कर्ष लिख करके समाप्त करें एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में मुख्य बॉडी जितना शानदार होगा, इंट्रो जितना अच्छा होगा, उतने ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको।
जनसांख्यिकी लाभांश भारत के लिए सुनहरा अवसर है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं निष्कर्ष को। हालांकि कौशल का अभाव, असमानता, नौकरशाही बाधाएं इसे जनसांख्यिकी आपदा बना सकती हैं। अगर हमने बहुत बड़े वर्क फोर्स को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो वर्क फोर्स हमारे लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। इस प्रकार से आप इसका एंड कर सकते हैं। ये था मॉडल आंसर जिसके ज़रिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आंसर राइटिंग कीजिएगा बंधुओं। आप 72 की कर रहे हों, 71 मेंस की कर रहे हों, शुरुआत कर रहे हो आज से तैयारी, या फिर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हों, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप लिख पा रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो वही शुरुआत में आर्मी मैन वाली मैंने जो कहानी बताई है ना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, 2 चीज़ रखिए जीवन में। भले ही मैं मेंटोरशिप करूं आपका या कोई और करे, अगर आप सेल्फ नहीं एफर्ट डालेंगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। आंसर राइटिंग वगैरह के लिए जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो का उद्देश्य अगर प्रचार प्रसार रहता तो मैं पहले ही बोलता, लेकिन पहले सिखाना था, ठीक ना। इसी पिछले मंडे से शुरू किया था मैंने GS2 का, तो उसी में सवाल दिया था। और भी ये वीडियो आ जाएंगे अब आंसर राइटिंग के रेगुलर ही, सप्ताह में 1 दिन, वीक में जितने सवाल मैं दूंगा बच्चों को कोशिश करूँगा कि उनके लिए वीडियो ज़रूर ही आए। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।